अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 10 एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न विद हमना मरियम। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन टर्म मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट एंड बॉडी मैकेनिक्स। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। Identify the principles of gravity that affects balance. Discuss factors affecting mobility. Discuss the effects of immobility on human body. Review anatomy and physiology of musculoskeletal system and characteristics of normal movement. 7. Describe the impact of immobility on physiological and psychological functioning. 8. Apply nursing process while planning for the client with altered muscular skeletal system. Dear students, तो हम सबसे पहले देखते हैं what is mobility. The ability to move freely, easily and purposefully in the environment. यानी आप किसी मकसद के तहत ईज़िली एक इन्वायरमेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, अपने हैंड मूवमेंट्स कर सकें, उसे मोबिलिटी कहते हैं. Refers to the ability to engage in activities and unrestricted movements that includes in walking, running, sitting and performing activities of daily living. यानी आप बेसिकली डेली लाइफ में जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब मोबिलिटी में आती हैं. जॉइंट मोबिलिटी. Joint mobility is defined as the degree to which articulations where two bone meet can move before being restricted by surrounding tissues. Joint mobility यानी कि एक आर्टिकुलेशन जहाँ पर बोन्स का जंक्शन बनता है, टू बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं, वहाँ पर मसल्स की मूवमेंट और हमारी बोन्स की मूवमेंट उस हद तक हो जब तक कि आसपास के मसल्स और टिश्यूज़ उसे रिस्ट्रिक्ट ना करें. वो सारी मूवमेंट जॉइंट मोबिलिटी कहलाती है. बॉडी अलाइनमेंट. Alignment refers to the position of the body parts, head, shoulders, spine, hip, ankles and knees, relation and line up with each other. यानी हमारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे जॉइंट हैं और कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और मूव करते हैं, उसे बॉडी अलाइनमेंट कहते हैं. Proper alignment of the body puts less stress on the spine and helps you have good posture. जब भी प्रॉपर उसकी नॉर्मल अलाइनमेंट में सारे के सारे पार्ट्स होंगे और जॉइंट्स होंगे तो उसका हमारी स्पाइन पर कम असर होगा, यानी उसके ऊपर कम स्ट्रेस आएगी और हमारा पॉस्चर भी बिल्कुल ठीक होगा. करेक्ट पॉस्चर प्रोमोट्स बैलेंस, रिड्यूस स्ट्रेन्स एंड इंजरीज. जब भी पॉस्चर ख़राब होता है तब स्ट्रेन्स होती हैं, स्ट्रेस होती है. तो नेक्स्ट हम इसी को देखेंगे कि बॉडी अलाइनमेंट या पॉस्चर क्या होता है. Bring body parts into position that promotes optimal balance and body function. यानी बॉडी को इस तरह से अलाइन करना ताकि हम उसे फुल्ली इस्तेमाल कर सकें और वो एक बैलेंस्ड फंक्शन परफॉर्म कर सके. Person maintains balance as long as line of gravity passes through center of gravity and base of support. Center of gravity हमारा मेन सेंट्रल पॉइंट है, वो जब हमारे बेस ऑफ सपोर्ट से गुजरता है जिसके ज़रिए हम बैलेंस करते हैं अपने पूरी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी और ग्रेविटी के साथ एक रिलेशन बनता है जिससे हमारा पॉस्चर मेंटेन होता है और बॉडी अलाइन रहती है ताकि उसकी प्रॉपर वर्किंग और फंक्शन हो सके विदाउट पुटिंग स्ट्रेस ऑन आवर स्पाइन. जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, करेक्ट पोस्चर से अपनी स्पाइन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब थोड़ा झुकाव होगा, हेड का प्रेशर, हमारी नेक का प्रेशर स्पाइन पर पड़ेगा जिससे बहुत ज़्यादा पेन होती है. ये प्रॉपर पोस्चर ना होने की वजह से होती है जिससे पूरी बॉडी अफेक्ट होती है. नाउ व्हाट इज़ बॉडी मैकेनिक्स. बॉडी मैकेनिक्स टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेज ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ्स, positioning and movements used to maintain proper posture and avoid muscle and bone injuries. यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, चलना, बैठना, उठना, लिफ्टिंग किसी भी चीज़ की, उसे अगर हम प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के थ्रू करते हैं तो इससे बॉडी फंक्शन और बॉडी पोस्चर भी प्रॉपर रहता है.
positions and movements used to maintain proper posture and avoid muscle and bone injuries. इससे further bone और tissue injuries भी नहीं होती हैं. It includes how we hold our bodies when we sit, stand, lift, carry, bend and sleep. आप करेक्ट posture और रॉन्ग posture भी देख सकते हैं. और मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि स्पेशली ऑफिस वर्क वाले हैं वो रॉन्ग posture में काम करते हैं और उनकी जो बहुत बड़ी कंप्लेन होती है वो बॉडी एक ही होती है और उसका मेजर रीज़न रॉन्ग पोस्चर है. तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स, यानी बॉडी मैकेनिक्स का बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं. कीप योर बॉडी इन अ प्रॉपर अलाइनमेंट व्हेन लिफ्टिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स. हमेशा झुकते हुए किसी चीज़ को उठाते हुए आपकी बॉडी अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल ना हो. द वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट द ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी. जब भी आपकी सपोर्ट यानी बेस बहुत वाइड होगी तो आपकी पूरी बॉडी को एक स्टेबिलिटी मिलेगी, जैसे कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह में पढ़ते हैं. द लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी द ग्रेटर इज स्टेबिलिटी. जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लोअर होगा, जैसे सिटिंग पोजीशन जो होती है वो मोर स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडिंग पोजीशन, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ के बिल्कुल क्लोज आ जाता है. द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस थ्रू इट्स बेस ऑफ सपोर्ट. सपोज करें जो हमारी नाव है ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और हमारी जो बेस है वो है दोनों जो हमारी लेग्स हैं और हमारे फीट हैं इनके दरमियान में, ये है हमारी सपोर्ट बेस. जब हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बेस के सेंटर से गुजरेगा तो हम स्टेबल रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा बेंट होते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ़्ट और राइट शिफ्ट हो जाता है. इस वजह से बेस के पास से ना गुजरते हुए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें अनस्टेबल कर देता है. द स्ट्रोंगर द मसल ग्रुप्स द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क दे कैन सेफली बी डन. जब भी हमारे बॉडी टिश्यूज़ हमारे मसल्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे वो उतना ही अच्छा काम परफॉर्म कर सकेंगे. जैसे कि एक बॉडी बिल्डर्स वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सनस. तो इसी के साथ हम एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव बिहेवियर और एक्शंस ऑफ पर्टिकुलर काइंड, यानी कि हमारा बिहेवियर ही एक्टिव हो, हमारे जितने एक्शंस होंगे वो फुली एनर्जेटिक होंगे, उसे हम एक्टिविटी कहेंगे. कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनर्जेटिक एक्शंस और एज बीइंग इन स्टेट ऑफ मूवमेंट. जब भी कोई मूवमेंट होती है तो उसे हम एक्टिविटी ही कहेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉर्मली करते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, डांस, योगा, ये सारी हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं. नाउ व्हाट इज़ एक्सरसाइज? It is a physical activity that is planned, structured and repetitive for the purpose of conditioning any part of the body. यानी एक्सरसाइज एक ऐसा पर्टिकुलर काम है जो कि स्पेसिफिकली हम प्लान करके करते हैं और उसे रिपीटेटिवली करते हैं, यानी हम उस काम को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं डेली बेसिस पर भी और एक दफ़ा नहीं करते, हम यानी उसके सेट्स करते हैं, उसे हम एक्सरसाइज कहेंगे. एक्सरसाइज इज़ यूज टू इम्प्रूव हेल्थ, मेंटेन फिटनेस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एज मीन ऑफ फिज़िकल रिहेबिलिटेशन. यानी फिज़िकली हम अच्छी ग्रोथ के लिए और फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियों की प्रिवेंशन भी होती है. अभी हमने एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, तो इसी के साथ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. क्लासिफाइड बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी ईदर एरोबिक और एनारोबिक and by the type of muscle tension, is it isotonic, isometric और isokinetic. सबसे पहले देखते हैं aerobic. Requires oxygen. It is activity the amount of oxygen taken in the body is greater than that used to perform the activity. यानी एरोबिक एक्सरसाइज में इन्हेलेशन बहुत ज़्यादा होती है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट बहुत हाई होता है. एरोबिक एक्सरसाइज इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग एंड फिजिकल फिटनेस. इसका क्या फ़ायदा है कि इससे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस बहुत अच्छी होती है और फिज़िकल फिटनेस भी अच्छी होती है. इसमें आते हैं वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग. एनारोबिक involves activity in which the muscle cannot draw out enough oxygen from the blood stream. जब हमारे मसल्स एक प्रॉपर ऑक्सीजन ना ले सकें तो हम एनारोबिक कंडीशन में चले जाते हैं.
एनारोबिक पाथवेज आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल एनर्जी फॉर द शॉर्ट टाइम, यानी बहुत ज़्यादा हम एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड से इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं हमें मिल पा रही है, तो बॉडी क्या करेगी, अपनी ऑक्सीजन डिमांड पूरी करने के लिए एनारोबिक तरीके से अपनी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करेगी। तो एनारोबिक वेज के ज़रिए लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ यूज इंड्योरेंस ट्रेनिंग फॉर एथलीट्स, यानी कि जब एथलीट्स की बहुत एक्सेसिव ट्रेनिंग हो रही होती है तब बॉडी एनारोबिक तरीके से ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करती है। अब नेक्स्ट है आइसोटोनिक। इट इज़ अ डायनामिक एक्सरसाइज इन विच मसल शॉर्टनेस to contraction and active movement increase and maintain muscle tone and strength, shape muscle, maintain joint mobility, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिससे मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो और जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन की जा सके, इसे आइसोटोनिक कहते हैं। एग्जाम्पल है वेट लिफ्टिंग, वर्किंग विद पुलीज। आइसोमेट्रिक is a static exercise, there is muscle contraction without moving joint, यानी मसल तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे लेकिन जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं होगी। नो चेंजेस इन मसल लेंथ मेंटेन्स मसल टोन एंड स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल्स आर एक्सरसाइजिंग वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग, जैसे कि हम योगा की एक्सरसाइज करते हैं या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं। आइसोकाइनेटिक, इट इन्वॉल्व्स मसल कंट्रैक्शन और टेंशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, can be isotonic or isometric. These exercises are used in physical conditioning and are often done to build up certain muscle group. Examples are exercise equipments and water exercises. इस इमेज से हम आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज का डिफरेंस समझते हैं। आइसोमेट्रिक में क्या है कि चेयर लेग एक्सटेंशंस, हैंड प्रेस, वॉल पुश ऑफ्स, ओवरहेड प्रेस, स्लाइड बेंड्स, नेक स्ट्रेच, क्रॉस आर्म स्ट्रेच, आर्म फ्लेक्स। इसमें हमारी जॉइंट मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं बट हमारी मसल मूवमेंट्स हैं, मसल स्ट्रेचिंग है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज में कैसे आते हैं कि उसमें मसल मूवमेंट्स के साथ हमारे जॉइंट मूवमेंट्स भी हैं, पुलअप्स हैं, पुशअप्स हैं, बाइसेप कर्ल्स हैं, ट्राइसेप डिप्स हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स, क्रंचेस एंड लाउंजेस। स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज क्या है। द मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट टू द एक्सटेंट पॉसिबल विदाउट कॉजिंग पेन, यानी एक जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कितनी है, वहाँ तक उसकी एक्सटेंड करना आर्म को या फिर उस मसल को, उसे हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कहते हैं। इट रेफर्स हाउ फार यू कैन मूव और स्ट्रेच अ पार्ट ऑफ योर बॉडी सच एज जॉइंट और मसल, मेंटेन जॉइंट मूवमेंट एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है कि जॉइंट मूवमेंट भी मेंटेन रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जिस पार्ट को आप फ्लेक्स कर रहे हो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी विद टाइम इंक्रीज होती है। टाइप्स: एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन: ड्यूरिंग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्लाइंट मूव्स वेरियस मसल ग्रुप एबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, यानी क्लाइंट अपनी विल से मसल ग्रुप को मूव करवाता है, इसे कहते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन: एक्सरसाइज इज डन बाय फिजियोथेरेपिस्ट टू हेल्प मेंटेन एंड रीस्टोर क्लाइंट मोबिलिटी बाय अचीविंग सेवरल आउटकम्स, यानी कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपके मसल्स की और बोन्स की मूवमेंट्स कराता है, वो पैसिवली करवाता है। इसमें पेशेंट विल इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर रहा होता। इससे मसल मूवमेंट और रेंज ऑफ मोशन को भी इम्प्रूव किया जाता है, मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जाता है। Active assisted range of motion: performed exercise with some assistance, client can move a limb partially but need completing the range of motion, यानी इसके अंदर एक सेकंड पर्सन की एक्टिव असिस्टेंस की ज़रूरत होती है किसी भी लिम्ब को मूव करवाने में। तो अब इस एक्सरसाइज का और रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस का स्पेसिफिकली क्या पर्पस है। It promotes and maintains joint mobility, prevent contractures and shortening of muscles and tendons, यानी कि मसल स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव होती है, इसके साथ जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस को भी इम्प्रूव करता है और एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करता है। इम्प्रूव्स मसल स्ट्रेंथ एंड टोन, इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। एक्सरसाइज से स्पेसिफिकली एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनसे हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पर अच्छी ब्लड सप्लाई होती है
डिक्रीज वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी, जब भी इमोबिलिटी की वजह से ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है या किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस चीज़ को कम कर देता है। फैसिलिटेट्स क्लाइंट कंफर्ट, क्लाइंट अपनी बॉडी से भी कंफर्टेबल हो जाता है एक्सरसाइज से। अब इस सब में जॉइंट मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले एबडक्शन, एब मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब अवे लेके जाना, एबडक्शन। एडक्शन में देखेंगे एड, ADD, मूविंग अ बॉडी पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी अपनी जैसे एक्सट्रीमिटीज़ को आप अपनी बॉडी के करीब ले आए, सेंटर ऑफ लाइन के बिल्कुल करीब ले आए, उसे कहेंगे एडक्शन। एक्सटेंशन, स्ट्रेटनिंग अ बॉडी पार्ट, किसी बॉडी पार्ट को सपोज आप आर्म को पूरा जब बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। फ्लेक्शन इज़ बेंडिंग अ बॉडी पार्ट, जैसे कि आप आर्म को नी पर फ्लेक्स करते हैं। रोटेशन, टर्निंग जॉइंट, यानी एक जॉइंट के इर्द गिर्द अपनी एक्सट्रीमिटी को पूरा रोटेट करना, जिस तरह से हम अपने शोल्डर जॉइंट पर पूरे आर्म को रोटेट करते हैं। इंटरनल रोटेशन इज टर्निंग द जॉइंट इनवर्ड, एक्सटर्नल रोटेशन इज टर्निंग द जॉइंट आउटवर्ड। प्लांटर फ्लेक्शन, बेंडिंग द फुट डाउन एट द एंकल, अपने फुट को नीचे की तरफ बेंड करना। प्रोनेशन, टर्निंग द जॉइंट डाउनवर्ड, जैसे हम हाथ की डॉर्सल सरफेस अबव करें तो वो प्रोनेटेड होगा। और सुपिनेशन, टर्निंग द जॉइंट अपवर्ड, जैसे हम हैंड की डॉर्सल सरफेस को हम डाउनवर्ड कर देंगे तो वो सुपिनेशन होगा। इन्वर्जन, टर्निंग द सोल ऑफ फुट टूवर्ड द मिड लाइन, अपनी सोल को हम सेंटर के पास ले आएंगे तो उसे इन्वर्जन कहेंगे। इवर्जन इज टर्निंग द सोल ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो वो इवर्जन की कंडीशन होगी, यानी मिड लाइन से अवे। अब इस सारी एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी पे, हम हर सिस्टम के डिफरेंट बेनिफिट्स देखेंगे। सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंक्रीज एंड मेंटेन मसल टोन, साइज एंड शेप, इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की जो टोन है, साइज है, स्ट्रेंथ है, शेप है, ये सब इम्प्रूव होती है। ओवरऑल बॉडी शेप बहुत प्रॉपर हो जाती है और बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, improve cardiovascular function by increasing cardiac output and strength of heart muscle contraction, improves blood supply to heart and body tissues। एक्सरसाइज से जो कार्डिक हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है, हार्ट मसल्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो मोर फोर्सफुल हो जाती हैं। और ओवरऑल जो हमारा वास्कुलर सिस्टम है उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है, क्योंकि प्रॉपर पंपिंग की वजह से हर टिश्यू तक, हर सेल तक ब्लड पहुंच सकता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन, improve gas exchange by increasing the ventilation to lungs and oxygenation delivery to brain and body। रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्प्रूव होता है, हमारे लंग्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, जिससे इंक्रीज्ड वास्कुलेचर होता है और मोर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, जिससे ओवरऑल ब्रेन एंड बॉडी फंक्शन इम्प्रूव होता है। GI ट्रैक सिस्टम, improves appetite, digestion and elimination, relieves constipation। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जो उसके कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इम्प्रूव होती हैं, डाइजेशन इम्प्रूव होती है और कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीव होता है बॉडी मूवमेंट से। मेटाबॉलिक सिस्टम, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट एंड कैलोरी यूज़। जब भी हमारी बॉडी एक्टिव स्टेट में रहती है तो हमारे मेटाबॉलिक रेट उस एनर्जी को मीट करने के लिए, उसको बीट करने के लिए इम्प्रूव हो जाता है और बॉडी हीट भी एक्सेसिव प्रोड्यूस होती है और जो स्टोर्ड कैलोरीज़ हैं, जो इनटेकन कैलोरीज़ हैं, वो भी यूज़ होती हैं, यूटिलाइज होती हैं ATP प्रोडक्शन के लिए। यूरिनरी सिस्टम, इम्प्रूव्स एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट थ्रू द किडनीज, यानी यूरिनरी फंक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। साइको और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इन्हांस सेंस ऑफ वेलबींग एंड हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस। जब एक्सरसाइज जो है और बॉडी मूवमेंट्स जो है हमारी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, इससे इफेक्टिव स्लीप पैटर्न भी डेवलप होता है। इम्प्रूव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम बाय डिक्रीजिंग डिप्रेशन। कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज करने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से भी जो डिप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाता है। इंटेगुमेंट्री और स्किन सिस्टम, मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी,
यानी कि एक्सरसाइज से और इफ़ेक्टिव बॉडी हीट प्रोडक्शन से, प्रॉपर ब्लड सप्लाई से ओवरऑल स्किन इंटीग्रिटी इंप्रूव होती है। इम्यून सिस्टम, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़। ओवरऑल इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाता है, पैथोजेंस को किल कर देता है। इस चैप्टर के जो बाकी पॉइंट्स हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।